बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने देखना है हाउ टू रीड अ पेपर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास एक पेपर ज़रूर होगा ताकि हम उसको आसानी के साथ देख सकें। एहसन खलील, ये 4-5 बंदे और बुला लो अपने कमरे के अंदर ताकि हम उसको अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है जी। तो अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा आज का लेक्चर। लेकिन मेरी गुजारिश कह रहे हैं, कुछ भी कह लें, कि आपके पास पेपर ज़रूर होना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम उस पेपर के मुख्तलिफ हिस्सों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कौन सी चीज़ किस जगह पर है। और नेक्स्ट वीक एक आपको क्लिप दिया जाएगा, ठीक है, तकरीबन 2 घंटे का। उसके बाद उसमें से कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनका ताल्लुक आज के लेक्चर के साथ है। तो ये वाला लेक्चर भी चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है और अगली चूंकि क्लिप आपके पास आ जाएगा तो आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। तो बहुत सिंपल सा पेपर है, हाउ टू रीड अ पेपर है ये इसके अंदर। ठीक है जी, कैसे पढ़ना है, क्या है इसके अंदर, वो आपको इसमें आज के उसमें पता लग जाएगा। ठीक है। पेपर अपने पास या तो लैपटॉप पे अगर रखा हुआ है तो फिर आप स्क्रीन को डिवाइड कर लीजिए, या फिर आपको उसमें बहुत सारा है। और मैंने पहले भी कहा था कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जब बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा तो उसमें होगा क्या कि आपको नहीं मालूम होगा कि हमने किस तरतीब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका वारदात है उसका। ठीक है। लेकिन उस सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा कि आपने उसको कितने आराम से, कितने तरतीब के साथ आपने इसको पढ़ना है। तो इसमें कोई तरह मुश्किल नहीं है। कोई भी जो रिसर्च पेपर होता है उसमें क्या होता क्या है, पहले तुम ये देखते हैं। ठीक है ना, तो आपको अंदाज़ा हो सके कि उन पेपर के अंदर है क्या। पहले तो ये कि उसके अंदर जितने भी पेपर होते हैं और जिसकी वजह से उसमें जो भी लेटेस्ट रिसर्च है वो उसके अंदर होती है। अच्छा, उसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आपके पास 2019 का पेपर है तो जो 19 के अंदर जो अपडेटेड रिसर्च रिसर्च हो रही थी वो उसके अंदर मेंशन है, और 20 का होगा तो 20 का होगा। यही वजह है कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि लेटेस्ट रिसर्च लें। अगर आप पुराना पेपर ले लेंगे तो चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसमें होगा क्या, उसमें हो सकता है कि जो काम फर्ज कर लें, पेपर पढ़ा आपने, आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, आपने कहा अच्छा जी मैं इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, और पेपर था पुराना, तो क्या हुआ कि जनाब वो रिसर्च पता लगा जी कोई पहले से कर चुका है, तो आप फायदा नहीं उसका करने का। ठीक है जी। तो दूसरा ये होता है कि अलाउ यू टू रेप्लिकेट एक्सटेंड द रिजल्ट। अब उसमें क्या है जी, बड़ा सिंपल सा है जी, कि या तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम दी गई है आप उस प्रॉब्लम को किसी नए तरीके के साथ, किसी नए मेथड के साथ आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि प्रॉब्लम वही होगी लेकिन आपने उसका मेथड कोई और इस्तेमाल करना है। जैसे कुछ सर्वे पेपर किया हुआ था या किसी ने इंटरव्यूज किया हुआ, तो आप कहेंगे अच्छा जी मैं सर्वे करूंगा, अच्छा नहीं जी मैं इंटरव्यूज करूंगा, वो जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या जो उसने रिजल्ट दिया हुआ है उस रिजल्ट को आप आगे लेके चले गए। मलिक फुरकान जाहिद साहब, आप लेटे हुए हैं, आप जरा कैमरा बंद कर दें। जिस जिस हालत में मर्जी बैठे हैं आप, लेकिन कैमरा बंद कर दें आप। अच्छा, उसमें ये हो जाएगा, रिजल्ट आप अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसमें कुछ डाटा दिया जाता है कि जो बड़ा यूज़फुल होता है, कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक सर्वे पेपर निकाला जिसमें पिछले 10 साल के पेपर थे और वो 2018 में छपा है। तो इसका मतलब ये है कि 2018 के अंदर वो पेपर छपा है, उसने 10 साल के पेपर्स को रिव्यू किया, तो आपके पास डाटा आ गया बना बनाया ही। आपको खुद सर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं है कि आपने किस तरीके से उसको करना है। ठीक है? अच्छा, रेहाना जावेद बंद कर दीजिए अपना कैमरा, मोबाइल अपना जो। अच्छा, उसके बाद ये कि जो भी चीज़ें होती हैं, जो आपके लिए मुश्किल चीज़ें होती हैं, वो आपको उसमें से मिलना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी नई आती हैं, जो आपके रिसर्च के अंदर काम आती हैं। और दूसरा ये होता है कि आप ये देखते हो उसके अंदर कि यार क्या उसको छपवाया जाए या ना छपवाया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये आ जाता है कि हाउ टू राइट। याद रखिएगा, हाउ टू राइट की हमारी अपनी एक अलग से लेक्चर है, जो कि तकरीबन 3 या 4 हफ्तों के बाद दोबारा पढ़ाया जाएगा। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि अभी हम ये देख रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। अच्छा, अब जब पेपर आपको बहुत सारे मिलेंगे तो उसमें तो कुछ ऐसे पेपर मिलेंगे जो कि रेलेवेंट हो जाएंगे, कुछ थके हुए होंगे, ठीक है, जो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसकी मैंने एग्जांपल दी थी, मैं एग्जांपल दोबारा रिपीट बताता हूँ मैं आपको, कि फर्ज कर लेंगे जी आपने कुछ पेपर तलाश किए अपने अपने टॉपिक से मुतालिक। तो उसमें ये हुआ कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लम्हे के लिए आपने सारे सेव करना शुरू कर दिए और 100 के करीब आपको पेपर मिल गया।
तो ज़ाहिर है कि 100 पेपर पढ़ना एक टर्म पेपर के लिए जो कि सिर्फ 16 हफ्तों के ऊपर है, वो आसान काम नहीं है। लॉजिकली तो आपको सारे पढ़ने चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जो आपने तलाश किए हों, आपने सिर्फ कीवर्ड के बेस पर आपने तलाश किया और आपको पता लगा कि जी 100 पेपर आ गए, तो ज़ाहिर है कि वो आपके सारे काम के नहीं है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है और देखना ये है कि जी क्या जो मैं एब्स्ट्रैक्ट के पेपर पढ़ रहे हैं, तो क्या ये मुझसे डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो समझें कि आप जो कर रहे हैं उनको आप एक तरफ रख लीजिए, जो नहीं कर रहे उनको फाइनल कर दीजिए। तो फर्ज़ कर लेंगे जी 25 पेपर आपने इस तरह से निकाल दिए, तो 75 रह गए। फिर आप फ़ौरन चले गए उसके कंक्लूजन पार्ट के ऊपर या फ्यूचर वर्क के ऊपर। तो वहाँ जाके आप देखते हैं कि जी वो जो फ्यूचर वर्क है, उसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि मैं उस रिसर्च को एक्सटेंड कर सकता हूँ या इसमें गुंजाइश नहीं है। तो फिर इस तरह से आप समझेंगे आपने 25 के करीब फिर निकाल दिया आपने। ये सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं 100 का। आपको हो सकता है कि आप ज़्यादा मिल जाए, आपको या इससे कम मिले। फिर जब आपने ये देखा कि अच्छा जी आपने उसको पास कर दिया है उसके एब्स्ट्रैक्ट के बेस पर, उसके कंक्लूजन के बेस पे, तो फिर आप चले गए वहाँ पर उसके मेथड सेक्शन के, जहाँ पे उसका लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है या प्रॉब्लम दिया हुआ है। या अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट, तो वो फिर आप चले जाइएगा इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। वहाँ पे एक जो कि एब्स्ट्रैक्ट है उसका एक्सटेंडेड वर्जन दिया होता है। तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एंड ऑफ द डे आपके पास 15 पेपर रह जाएंगे। तो वो फिर इस तरीके से आप कम कर तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अच्छा, जो पेपर आपको मिलेंगे उसके अंदर ज़ाहिर है कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो कि लिखे तो नहीं होते, लेकिन आपको मालूम ये हो जाता है कि साइमा नज़ीर, अच्छा, तो उसमें ना बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हम यहाँ पे भी देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक तो होता है थ्योरेटिकल, उसमें सिर्फ थ्योरी दी होती है और वो एक नई थ्योरी दरियाफ्त की होती है। अच्छा, याद रखिएगा जब मैं ये कहता हूँ आपसे कि 2020 का पेपर, तो इसका मतलब ये है कि वो थ्योरेटिकल पेपर नहीं होगा। थ्योरेटिकल पेपर वो होता है जिसके अंदर कोई थ्योरी दी गई हो, कोई नया एल्गो दिया गया हो, कोई नई चीज़ बयान की गई हो। और उस तरह के जो पेपर होते हैं वो अगर 5 साल पुराने भी हों तो वो भी चलते हैं। जैसे एक है टेक्नोलॉजिकल एक्सेप्टेंस मॉडल, वो 82 का चल रहा है। अगर आप उसको लेके काम करते हैं, उस मॉडल को लेकर उसके अंदर एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा जो है वो लॉन्ग रन चल रही होती हैं उसके अंदर से। एक होता है जी इम्प्लीमेंटेशन, जी जो थ्योरी के अंदर पेश किया गया है, जो भी एल्गोरिथम पेश किया गया, तो ज़ाहिर है इसके ऊपर किसी ने काम किया, उसके बाद कोई उसकी आउटपुट दी जो कि बहुत बेहतर सी शक्ल दी उसकी, इम्प्लीमेंट कर लिया, चलें यूँ कर लें आप उसको थ्योरी को, तो वो फिर इम्प्लीमेंटेशन वाले पेपर होते हैं। एक्सपेरिमेंटल वाले जो होते हैं कि जी वो जो सॉफ्टवेयर बयान किया गया, जो बनाया गया, उसके ऊपर ज़ाहिर है कोई ना कोई इम्प्लीमेंट होते हैं ना, जैसे एसपीएसएस है, तो सॉफ्टवेयर बन गया, किसी ने फ़र्ज़ कर लें थ्योरी पेश की कि जी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि स्टैटिस्टिकली चीज़ों को पूरा कर सके, तो वो उन्होंने कर दिया। अच्छा, जब वो उन्होंने कर दिया तो वो उसके बाद किसी ने सॉफ्टवेयर बना लिया जो कि इम्प्लीमेंट हो गया। अब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या वो वाक़ई ही जो क्लेम किए गए हैं थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं। और फिर आखिरी वाला जो हम कर रहे हैं कि जो सर्वे पेपर के तौर पे या रिव्यू पेपर के तौर पर आता है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि जो अब तक रिसर्च हो चुकी है, वो किस हद तक रिसर्च हो चुकी है और क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर। तो ये 3-4 किस्में हैं, हम आखिरी वाले किस्म को लेके चलेंगे। जो बाकी ऊपर वाली 2 3-4 किस्में हैं, वो ज़ाहिर है कि जब आप रिसर्च कर रहे होगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएँगी। ठीक है? अच्छा, अब पेपर जो होता है ना, अगर आपके सामने पेपर रखा हुआ है, तो आप उसमें देखें, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये होते हैं, टाइटल होगा ज़ाहिर है उसका। टाइटल होगा तो उसको लिखने वाले भी होंगे जिनको ऑथर कहते हैं। उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट भी होगा, इंट्रोडक्शन होता है, फिर जो लिटरेचर रिव्यू जिसे कहते हैं या रिलेटेड वर्क होगा। उसके बाद उसका मेथड्स, इवैल्यूएशन, रिजल्ट्स वगैरह होंगे और आखिर में डिस्कशन, कंक्लूजन या फ्यूचर वर्क होगा। और एंड ऑफ द डे जो एंड ऑफ जो उसका है पेपर, वो आपको रिसर्च जो उसके रेफरेंसेस हैं, वो दिए होंगे। ठीक है जी? अच्छा, अब याद रखिएगा कि ये जो दी गई है, इसी तरह से मिलता-जुलता जो है ना, जो फॉर्मेट है, वो आपको तकरीबन हर जगह मिलेगा। यानी कि ये मेन एसेंस है, ये आपको कॉन्फ्रेंस पेपर भी मिलेगा, जनरल पेपर भी मिल सकता है आपको, ये आपको मिल सकता है जब आप अपना थीसिस लिखेंगे, तो वहाँ भी सारी चीज़ें मिल सकती है। तो ये पेपर के अंदर ऑर्गेनाइज़ेशन कह लें या पेपर का एक तरीका कार है जिसके अंदर ये होता है।
अच्छा, अब हम जब देखते हैं ना टाइटल्स और ऑथर्स, तो ऑथर टाइटल जो है ना वो हमेशा आमतौर पर काफ़ी कुछ, तो मुझे नहीं मालूम कि आपके पास जो ऑथर आए हुए हैं, जो टाइटल आए हुए हैं वो कितने बड़े हैं, ठीक है, लेकिन आमतौर पर कुछ 7 to 10 वर्ड्स हो ना अगर उसके अंदर 7 वर्ड्स, तो वो बड़ा क्लियर होता है। लेकिन बात चूंकि जो उनकी रिसर्च होती है इतनी गहरी होती है कि वो 4-7 लफ्ज़ों में आता नहीं है, तो वो उसको बढ़ा के कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसके दरमियान कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो कि बहुत ही क्लैरिटी दी हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक है एशियन ड्रामा। तो जो हम ये लफ्ज़ सुनते हैं एशियन ड्रामा एक किताब का नाम है, तो ज़हन में यही आता है कि अच्छा जी ये इसमें ड्रामे होंगे और एशिया के हवाले से जितने भी ड्रामे बन रहे हैं एशियन ममालिक के अंदर वो उनके बारे में डिटेल दी होगी। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये किताब जनाब हमारे एक बड़े मशहूर कानूनदान हैं एस एम ज़फ़र साहब, उनकी किताब है ये, मेरा ख़्याल है शायद, और ये इकोनॉमिक्स के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का भी टाइटल नहीं होना चाहिए आपका कि ये पता ही नहीं लगे कि उसके अंदर है क्या। ठीक है जी? तो वो आपके जो टाइटल्स हैं वो बहुत ही कैची होने चाहिए और अट्रैक्टिव होने चाहिए, और जिस थीम के ऊपर लिखा जा रहा है उस थीम के हवाले से उसके अंदर वो लिखा जाता है। ठीक है जी? अच्छा, और फिर जो ऑथर्स हैं उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो अ, पता लग जाता है। जैसे आम तौर पे कुछ लोग जो क्या करते हैं क्या है कि उनकी कोशिश होती है कि जो अपना लिटरेचर यूज़ करें, वो उन ममालिक का यूज़ करें जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही होती है, जो कि जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है। जैसे लेकिन हालाँकि जो रिसर्च है वो तो रिसर्च होती है, उसका ताल्लुक लैंग्वेज के साथ नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की प्रेफ़रेंस है, लेकिन बेहतर ये है कि आपके सामने जो भी आए आप देख लें, और आपको फिर ये भी मालूम हो जाएगा कि जो ऑथर आपका पेपर पढ़ रहे हैं, अगर वो ज़ाहिर है कि अपनी ही फ़ील्ड का चीता है, तो वो बार-बार आपको पेपर मिलेंगे, उसके बार-बार आपको उसकी चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर से, ठीक है? एक आता है एब्स्ट्रैक्ट और एक होता है समरी। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट और समरी के अंदर कोई इतनी चीज़ें तो नहीं हैं, फ़र्क ये है कि थोड़ा-सा उन्होंने बयान किया जाता है अपने चीज़ों के तरीके से। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, मैं आपको इसका एक ही दफ़ा में सारा दिखा दूँ ताकि आपको आ जाए हो जाए। अच्छा जी, अब इसमें क्या जी होता क्या है कि ये आम तौर पर 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड्स तक होता है ये पेपर के अंदर। जो आपका थीसिस है उसके अंदर एक तकरीबन पेरे पेज का होता है जिसमें तकरीबन 300 वर्ड्स का आता है। अच्छा, कुछ कॉन्फ्रेंसेस वाले एब्स्ट्रैक्ट माँगते हैं वो 500 वर्ड्स तक जाता है। ठीक है? तो ये देख लें कि ये वैरी कर रहा होता है कि इसके अंदर कि वो 100 वर्ड से लेके और 500 वर्ड्स तक, और इसका मतलब ये है कि अब आप बताइए कि जो चीज़ आपने 500 वर्ड्स से लिखी है, उसको आप 100 में कैसे लेके आएँगे? ठीक है? तो उसको अब ये है कि 4 हिस्सों में अगर आप डिवाइड कर लें, तो आपको बहुत आसानी के साथ ये चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे कि जब आप शुरू करेंगे एब्स्ट्रैक्ट लिखना, तो उसमें आपने बड़ा सिंपली करना है कि जो जो बैकग्राउंड है स्टडी का, वो लिखना है। अच्छा जी, हम इस बेस के ऊपर कर रहे थे और ये इश्यू था, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उसके पर्पस आ जाएगा कि जी जो जो हमने जिस इशू को लिया है उस इशू को हमने सॉल्व करने के लिए हम इस स्टडी को कर रहे हैं। और ज़ाहिर है फिर आप उसकी कुछ फाइंडिंग भी होंगी आपने, तो फाइंडिंग जब आप बयान कर रहे होंगे तो उसमें थोड़ा-सा आप बता रहे होंगे कौन सा मेथड है इसके अंदर, ठीक है जी? और क्या रिलेशनशिप है फील्डिंग और इसके अंदर फाइंडिंग के अंदर और उसकी फील्ड के अंदर चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि जब हम कहा जाता है ना कि आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर के फॉर्मेट में हो, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। आपका जो काम है वो सिर्फ़ इस सूरत में है। अ, जी शाहिद, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्वेश्चन कर रहे हैं शाहिद, बताइए। सर ये फाइंडिंग्स में और फील्ड में थोड़ा समझ नहीं लगी, थोड़ा दोबारा बताइएगा। फाइंडिंग से मुराद ये होती है, फील्ड से मुराद ये है बेटा कि ज़ाहिर है कि आपने एक पार्टिकुलर फील्ड के अंदर कर रहे होंगे ना, ठीक है ना? तो उस फील्ड के ऊपर क्या असर पड़ा है उसका, उसकी फाइंडिंग का उस फील्ड पे असर पड़ा है, कोई इंप्रूवमेंट आई है उसके अंदर, या वो वैसे के वैसे ही रहा है, ठीक है? कोई कोई ना कोई ज़ाहिर है आपने देखा ना एक पार्टिकुलर फील्ड के अंदर, आप पार्टिकुलर रिसर्च एरिया के अंदर आपने रिसर्च की, आपके पास फाइंडिंग्स भी आ गई। अब वो जो फाइंडिंग्स आ रही हैं क्या वो मैच कर रही हैं उसके साथ जो आपकी फील्ड है पार्टिकुलर? पता लगा जी फाइंडिंग, काम तो आपने शुरू किया था उसी के हवाले से, लेकिन जब एंड आता है फाइंडिंग तो आपकी मिल जाती है, लेकिन वो जो फील्ड है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा उसका, ठीक है? चल, अच्छा जी।
तो अब उसके बाद जो मैंने बताया था वो इंट्रोडक्शन देखें। अब आप एक काम करें कि जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट, जो आपके पास पेपर है उस देखें, उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, और अगर कोई तेज़ बच्चा है उसने पढ़ लिया है तो मुझे फौरी तौर पर बता दे कि उसको ये तमाम चीज़ें मिली हैं इसके अंदर से। ठीक है, चले अगर रिलेशनशिप बिटवीन दीज फाइंडिंग एंड द फील्ड नहीं मिल रहा तो ये देख लें कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। चले हम इसको और सिंपल कर लेते हैं, वो जो रिसर्च की है उसका कोई दुनिया के फर्क पड़ा उसके ऊपर, कोई अंदाजा हुआ है इस चीज के ऊपर। ठीक है जी, जरा बताइए मुझे, देखें अगर किसी को मिल रहा है ये तो। जी माहम, ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा तेज से बात करें, वरना फिर जब आप इसको सुनेंगे तो वो समझेंगे शायद कोई बात कुछ हो ही नहीं रही इसके अंदर। ठीक है, आप हुआ हाँ ही करते रहें। अच्छा चलें, मैं कल पढ़ने में आपको दिक्कत है। हाँ जी, क्या सवाल वो है ये जी? है वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन दिस फाइंडिंग्स एंड द फील्ड, ठीक है, उसमें तो ज़्यादा नहीं, जो मेरे पास रिसर्च पेपर है अक्सर उन सब पे उसकी एक प्रॉब्लम दी हुई है जो कि इंटरलिंक कर रही है इस चीज़ के साथ। ठीक है, और फिर प्रॉब्लम को वो आगे वेरीफाई कर रहा है कि उसने उस पर क्या काम किया फर्दर, वो तो यानी कि देखें वो एक, प्रॉब्लम्स क्या देखें थी वो और जो उनको जो कटिंग एज क्या है वो क्या चीज़ आया। देखें रिलेशनशिप बिटवीन द फाइंडिंग की बात कर रहे हैं ना आप, और आप कह रहे हैं कि उसके अंदर जो बैकग्राउंड दिया हुआ, ये कहा है अभी आपने, क्या कहा अभी आपने? क्योंकि जो आखिरी मैंने उसकी वाला है प्रॉब्लम की बात की है। प्रॉब्लम की बात की, तो प्रॉब्लम तो जाहिर है पर्पस ऑफ द स्टडी आ जाएगा ना, वो प्रॉब्लम को डील कर रहा है ना वो तो और पर्पस ऑफ उसने स्टडी। उसी प्रॉब्लम में चीज़ें देखी हैं, जिस तरह मेरा एक प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें वो वॉरहेड्स की बात करता, तो कहता है कि ठीक है। हर मुल्क के पास इतने इतने वॉरहेड्स हैं लेकिन हम इन पे काम करेंगे। हम इन पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने काम किया उसके ऊपर, ये पर्पस ऑफ द स्टडी हो गया ना कि हम फला हवार हेड के ऊपर काम करेंगे। ठीक है ना, हम फर्ज कर लें दुनिया के पास ABCD है, हम ई पे काम करेंगे, चले हम यूं कर लेते हैं इसको। ठीक है, जब उसने ई के ऊपर काम किया है या कर रहा है ये डिपेंड कर रहा होता है उसके ऊपर। ठीक है जी, तो क्या अगर काम किया तो उसके रिजल्ट निकला उसका, और अगर रिजल्ट निकला है तो उसके क्या सिग्निफिकेंस थे उस एरिया के ऊपर, उस रिसर्च के ऊपर। ये इस हवाले से क्लियर हुई बात या अभी भी क्लियर नहीं है, ताकि फिर मैं उसको और मजीद क्लियर करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज़। जी सर पहले आई थिंक आवाज़ मिसिंग हो गई थी। अच्छा सर, जो मैंने पेपर ओपन किया हुआ है वो है मेंटल हेल्थ एंड कोविड-19 पैंडेमिक के नाम से। ठीक है। उसका टॉपिक है। सर जिस तरह हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं, ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट, सर इसने दिया हुआ है इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, उसने सारा ब्रीफ दिया हुआ है कि जी जो क्या नाम है, हमारी जो जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कोविड-19। अकॉर्डिंग टू दिस उसने सारा ब्रीफ बैकग्राउंड बताया हुआ है कि क्या-क्या सारे मामलात हैं। उसके बाद सर आपने पर्पस ऑफ द स्टडी उसने बताई हुई है कि जी मेंटल हेल्थ जो इफेक्ट करती है, वो इफेक्ट करता है कोविड-19, उसने स्टडी का पर्पस बता दिया। उसके बाद मेजर फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, सर उसने यहाँ जो मेजर फाइंडिंग ऑफ द स्टडी उसने बताया वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के अबाउट उसने बताया है कि जो हमारा हेल्थ केयर स्टाफ है वो क्या नाम है, उनके उनका बड़ा पोटेंशियल है, वो इसकी क्या नाम है रोकथाम के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और सर एट द एंड रिलेशनशिप बिटवीन दीज फाइंडिंग्स एंड द फील्ड, सर मेरे जो पेपर में है उसके अंदर सर उसने इस किस्म का मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसने यहाँ दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज, फ्यूचर रिसर्च एंड कंक्लूजन। अच्छा, अब इसमें ये कुछ रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा चलें, रिलेशनशिप कुछ जगह थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं, पता नहीं आप रिलेशनशिप से अब क्या समझ रहे हैं। सिग्निफिकेंस दिया हुआ उसके अंदर स्टडी का, उस स्टडीज का क्या जी सर बेनिफिट हुआ है? सर उसने दिया हुआ उसने यहाँ सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज में उसने बताया हुआ है इंपॉर्टेंस कि हाँ इसकी चलें, फेजेस इंपॉर्टेंस में कर लें किस आप, किस तरीके इंपॉर्टेंस से कर लें आप रिस्पॉन्सेज उसको, दिए गए। ठीक है, इंपॉर्टेंस कर लें हाँ आप। सिग्निफिकेंस की जगह हाँ इंपॉर्टेंस कर लें, और ये मैं इसको चेंज कर दूंगा कुछ दिनों बाद, ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए ओके इसके सर। अंदर। ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। उसके चलें, उसके बाद उसने फ्यूचर रिसर्च एंड देन कंक्लूजन में, इसके पेपर में चारों पॉइंट्स हमारे पूरे हैं इसके। अच्छा जी, लास्ट 2 पॉइंट कह रहे हैं कि जी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा जी, मेजर फाइंडिंग ऑफ द स्टडीज, आपका रिजल्ट क्या है? ठीक है जी, आपने कोई ना कोई चीज़ तो फाइंड की होगी ना, जब आपके पास एक पर्पस है कि अच्छा जी हमने ये करना है। चले मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, शायद मैं कल परसों की एग्जांपल दी है ये वाली, कि जी आपने यूनिवर्सिटी से आपने डस्के जाना है आपने, तो आप साइकिल भी लेके जाएंगी, और आप पैदल भी जा रहे हैं, आप हवाई जहाज पे भी जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे भी जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं। अब पर्पस ऑफ स्टडी क्या है कि जी आपने कंपेयर करना कि इनमें से कौन सा जो मोड है वो तेज है, बेहतर है, और क्यों बेहतर है। ठीक है जी, अब आपने फाइंडिंग निकाली है, तो आपने कहा अच्छा जी अगर हम पैदल जाना तो आपको 2 दिन लग जाएंगे,
हवाई जहाज पे जाएंगे तो आपको 2 मिनट लगेंगे, लेकिन उसमें खर्चा बहुत आएगा। ठीक है जी। अब इसकी जो रिलेशनशिप है या इसको जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ये चीज़ है, ये बता रहा है आपको कि जो डस्का जाने का आपको जो ट्रू मोड है वो आपको वहाँ मिल जाता है, जो कि ना तो एक्सपेंसिव हो, ना उसके अंदर देर हो। ठीक है, और बंदा एक आराम से वहाँ पे अपने काम पे जा सके। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है ये 2 चीज़ें जो हैं वो चारों चीज़ें जो है बताई गई हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। अगर मैं आपको और बताता हूँ, आप ऐसा करेंगे, आपके पास मार्कर अगर है ना तो आपको और आसानी हो जाएगी। आप उस जो जी भी सर है। हैं और मार्कर करो, हाईलाइट लगाते रहें, हाइलाइटर के साथ हाईलाइट करते रहें उस टेक्स्ट को, तो आपको समझने में, देखने में आसानी होगी। अच्छा, इशू क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। इशू ये आता है, ये सब केस जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि हमने कभी इस तरह से एक्सटेंसिव स्टडी नहीं की है। हमने पेपर सबने पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई शक नहीं है, पेपर सबने पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन इशू ये है कि हमने कभी इस तरह से देखा नहीं है। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे आप हर बंदा जो है वो गोश्त खाता है, लेकिन जो बंदा भी चले बकरे का गोश्त खाता है, क्या उसे मालूम है कि किस पार्ट का क्या नाम है? ठीक है ना, आप जाते हैं अच्छा जी 1 किलो गोश्त दे दो, बिल्कुल। ठीक है, कुछ जाके कहते हैं अच्छा जी 1 किलो दस्सी दे दो मुझे। समझ रहे हैं आप? ये वो 2 चीजें हैं जो कि यहाँ पे आके हो रही हैं। यानी कि आपने सबने पेपर पढ़े हुए, देखे हुए सारे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको बाय पार्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, बाय पार्ट्स क्यों कर रहे हैं? ताकि जब आप खुद लिखोगे और जाके ज़ाहिर है एक लेक्चर भी होगा, अभी जब आपने पढ़ना है तो आपको मालूम हो कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। क्योंकि अभी इस वक्त आपका जो सबसे अहम काम है, आपने 15 पेपर अपलोड करने हैं। वो चले हो गए होंगे, कर दिए कुछ लोगों ने। अब आपने उसमें से प्रॉब्लम निकालनी है, तो जी प्रॉब्लम सर। निकालने से पहले, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने से पहले, अगर आपको ये मालूम हो कि मैंने पढ़ना कैसे है, तो वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसके अंदर से। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि नेक्स्ट वाले में आपके पास आ गया इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन का चैलेंज, ये आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन आमतौर, अच्छा ये अगर हमारा, क्योंकि ज़ाहिर है जूम 40 मिनट्स का होता है, ख़त्म हो जाएगा तो आपने दोबारा लॉग इन हो जाना उसके ऊपर से। ठीक है, मैं आपको वार्म ही कर दूंगा, अभी 10 मिनट है, लेकिन 10 मिनट पहले वार्निंग आ जाती है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जी इसमें हम शुरू करते हैं आमतौर पे इसको ना, मैं जो कहता हूँ, चाहे पेपर के अंदर, खास तौर पे रिव्यू पेपर है, उसके अंदर ना कम से कम आप 3 या 4 पैराग्राफ लें और उसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन अपना मुकम्मल कर दें। ठीक है, लेकिन जो इंट्रोडक्शन आप पेपर के अंदर लिखते हैं और जो जर्नल के अंदर लिखते हैं, जर्नल के अंदर थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तो हो सकता है वहाँ 5-6 चैप्टर हो जाए, 5-6 सेक्शन हो जाए, सॉरी। और जो आपका थीसिस होगा उसके अंदर वो कई पेजेस के ऊपर होगा, सिर्फ 1-2 पेजेस के ऊपर नहीं होगा, वो हो सकता है कि 8-9-10 पेजेस के ऊपर चला जाए। तो वो फिर उसकी जो चीज़ें हैं वो हो रहती वही हैं, लेकिन उसको एक्सटेंड कर लिया जाता है। चले हम देखते हैं पेपर के अंदर, या जो हमने करना है रिव्यू पेपर, उसके अंदर हम करना है। हम पहला पैराग्राफ लिखेंगे जिसके अंदर उसको ब्रॉड वे में हम उसके साथ चीज़ें लेके चलेंगे। सेकंड में आके उसको नैरो डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड के अंदर अगर नैरो डाउन सही तरीके से नहीं हो रहा तो आप थर्ड में नैरो डाउन कर लेंगे। ठीक है, और जो फोर्थ वाला है आपका, उसके अंदर आप ये बताओगे कि किस सेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज आएगी। चलिए, सेक्शन 2 के अंदर लिटरेचर रिव्यू है, सेक्शन 3 के अंदर मैंने मेथड्स बयान किए गए हैं, 4 के अंदर मैंने अपने रिजल्ट बयान किए हैं, और कंक्लूजन है और बला 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 सारी चीजें सारी इसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये स्टार्ट होता है, मैंने कहा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से। ठीक है जी, और यहाँ पे आप चीज़ों को ये भी लिखते हैं कि जी हमने जो मैं रिसर्च क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, कि हम किस बेस पे या किस चीज़ों को सामने रखते हुए हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, या किस रिसर्च को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन ले लिया आपने, अब फौरी तौर पर देखें कि जी उसके अंदर आप छोटी छोटी अपने जो पॉइंट्स हैं वो लिखते चले जाएं। ठीक है जी। अच्छा, अब वो अगर आपके पास पीडीएफ के अंदर है या वर्ड के अंदर है तो आप उसको ऑनलाइन ही एडिट कर सकते हैं, और रिमार्क्स के कॉलम के अंदर आप अपनी वजह अपने साथ लिख सकते हैं उसको। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जी आप, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसको कलर कर लें, और कलर करने के बाद जाहिर है कि जो बैक साइड होती है हमेशा वाइट होती है, तो वाइट के ऊपर आप लिखना शुरू कर दें अपने आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। अच्छा, फिर आपको चूंकि जाहिर है कि कुछ आपको नए नए अल्फाज मिल रहे होंगे, वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह यह है कि वो जो अल्फाज हैं उसकी वजह से पेपर चल रहे होते हैं। सर, if someone want to change their topic after discussion with you, so क्या हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको एक वजह, थोड़ा सा सवाल आपका अब जरा चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो सबके जहन में आ जाना चाहिए
जो आपने 15 पेपर असाइनमेंट 1 के अंदर दिए हैं, ठीक है, वो आप असाइनमेंट 2 के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। क्यों? तो उसकी वजह यह है कि जो फर्स्ट आपने असाइनमेंट चेक किए हैं वो आपने सिर्फ टाइटल के बेस पे सिलेक्ट किए हैं और ईयर के बेस पे सिलेक्ट किए हैं। जब सेकंड असाइनमेंट है उसके अंदर आपने उसकी प्रॉब्लम्स को बयान करना है और प्रॉब्लम जो लेनी है आपने वो तकरीबन एक जैसी लेनी है या मिलती जुलती लेनी है आपने, ठीक है जी। अच्छा, तो ज़ाहिर है कि हो सकता है कि 15 में से आपके 5 पेपर ऐसे हों जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हों या उसको साथ लेके ना चल रहे हों जो कि आपने प्रॉब्लम तलाश की हैं या जो आपने सब डोमेन या थीम आपने सेलेक्ट किया है, तो आप चेंज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू आपको उस वक्त आएगा जब आप 15 के बाद आप जाके आप मेथड के अंदर आओगे तो फिर आपको थोड़ी सी शायद इशू आना शुरू हो जाए। अच्छा जी, चलें जी, अब उसके बाद ये है कि अब आप ये देखेंगे क्या वो जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसके अंदर ये 4 सवालों को किस तरह से उसने एड्रेस किया गया है, ठीक है जी। वो जो नॉलेज वाली जो चीज़ें डिस्कस कर रहा है, क्या वो लेटेस्ट डिस्कस कर रहा है? फर्ज़ कर लें आपने 20 का पेपर लिया और वो प्रॉब्लम्स बयान कर रहा है 17, 18, 19 की या चलो 19 को भी छोड़ दिया 17, 18 की, तो फिर आप गौर करो कि यार ये पेपर 20 में लिखा गया है, 20 में पब्लिश हुआ है ये, ठीक है जी। तो चले मैं 19 तक तो उसको पेपर को कहता हूँ कि ठीक है जी होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा पुराने पेपर दिए हैं उसने तो वो भी थोड़ी सी आपके लिए इशू आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, और जो डाटा या जो चीज़ें बयान की गई हैं क्या उससे रिलेट करती हैं, यानी कि ये 4 क्वेश्चन है जो कि हम आमतौर पर इनको देखते हैं और जब आप एक पेपर पढ़ोगे तो शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जब 4-5 पेपर आप देख लोगे तो आप देखोगे कि आपको वो चीज़ें खुद ब खुद आपके जहन में आ रही हैं, जो चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे वो खुद ब खुद आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इससे है। अच्छा जी, वो अगर आप नोट्स लिखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको दोबारा कम से कम पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉब्लम के अंदर एक येलो मार्कर यूज़ करते हो, हाइलाइटर यूज़ करते हो, तो जहाँ-जहाँ पे येलो लिखा हुआ है आप समझ जाओगे अच्छा जी ये प्रॉब्लम बयान की गई है। अच्छा यहाँ ये मेथड बयान किए गए हैं तो मैं ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ या पर्पल कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जो भी आपके पास हाइलाइटर है, अगर हम हाइलाइटर को अपने पास एक तरतीब से लिखना लगाना शुरू करें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी दोबारा पेपर पढ़ने में और कोशिश करेंगे जब एक दफ़ा पेपर पढ़ लें तो उसकी दोबारा पढ़ने की गुंजाइश ना ही आए ताकि आप उसके इतने बना लें। अच्छा जी, ये मेथड आ गया। जी, अच्छा मेथड के अंदर क्या है कि इसमें आप ये देखें कि जो भी आपने मेथड इस्तेमाल करने हैं, वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहली बात, अंडरस्टैंडिंग हो उसके मुतालिक और दूसरी जो सबसे बढ़कर चीज़ होती है और जो अक्सर वाइवा में या जो आपको डिफेंस होता है, चाहे प्रपोज़ल डिफेंस हो या फाइनल डिफेंस हो, वो कहता है कि जी आपने ये वाला मेथड क्यों इस्तेमाल किया? ठीक है जी? और जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दिया करता हूँ क्लस्टर एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस की, तकरीबन मिलते-जुलते हैं, तो आपके पास कम से कम उसकी जवाज़ होना चाहिए कि जी मैंने ये वाला मेथड यूज़ क्यों किया। अगर वो जवाज़ नहीं होगा तो आप उसमें अटक जाएँगे, फँस जाएँगे जिसकी वज़ह से हो सकता है कि वो आपका जो रिव्यूअर है वो आपको इससे ना कर सके। ठीक है जी? तो आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जो मेथड्स हैं वो हर फ़ील्ड के अपने-अपने तकरीबन होते हैं, कुछ चीज़ों के अपने-अपने फ़ील्ड होते हैं और हो सकता है कि कुछ सर्वे करवा रहे हों, कुछ इंटरव्यूज़ करवा रहे हों, ठीक है? और क्यों करवा रहे हैं वो फिर आपको मालूम होना चाहिए, आपको स्टडी करनी चाहिए कि मैं किस वजह से आपको मैं ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। अच्छा, अब वो उसको मेथड को जब आपने पढ़ने बैठे हैं तो देखना ये है, जब आप प्रॉब्लम निकालेंगे ना तो आपको मालूम हो जाएगा कि हो सकता है कि इस प्रॉब्लम को उसने इस मेथड से सॉल्व किया हो या हो सकता है कि एक ही प्रॉब्लम है उसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हो। ठीक है जी? अब आप उसमें देख लें कि जी उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, क्वेश्चंस किए हुए हैं, डाटा जो इस्तेमाल किया गया है वो कौन-सा है? क्या डाटा उन्होंने डिस्कस किया हुआ है इसके अंदर मेथड्स के अंदर या नहीं किया हुआ? ठीक है? और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उन्होंने हवाला दे दिया है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पेपर आपको जो मिले वो हो सकता है कि सेकंड लेवल के हों। कुछ पेपर आपको मिले, वो सिर्फ़ उनका प्रपोज़ल के हवाले से, किसी ने प्रपोज़ल बनाई, ठीक है? प्रपोज़ल अप्रूव हो गई या अप्रूव अप्रूव करवानी थी तो उसने किसी कॉन्फ्रेंस में भेज दिया। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर एक्सेप्ट हो गया। तो जब कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर एक्सेप्ट होगा तो अल्टीमेटली उसमें उसके अंदर क्या हो रहा होगा, उसके अंदर ये लिखा होगा अच्छा जी हम ये मेथड प्रपोज़ कर रहे हैं। अभी उसने मेथड अप्लाई नहीं किया लेकिन हम प्रपोज कर रहे हैं। तो जब मेथड प्रपोज कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप यूँ समझ जाएँगे कि और रिजल्ट भी नहीं दिए हुए समझ जाएँगे इस ये अभी रिसर्च इन्होंने शुरू की है, अभी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, फिर एक कुछ पेपर लिखते हैं लोग वो कहते हैं अच्छा जी
हमने ये लिटरेचर कर लिया, ये रिव्यू कर लिया, उस तरफ है ही सारा लिटरेचर रिव्यू से जो हम करेंगे वो है इसके अंदर, और इसके अंदर हो सकता है मेथड ना हो। एक और पेपर आपको मिलता है जिसमें वो सिर्फ डिस्कस ही मेथड को करता है, ठीक है, तो समझ जाएंगे ये पेपर जो है, ये जो लोग रिसर्च कर रहे हैं ये मेथड तक पहुंच चुके हैं, या कुछ लोग रिजल्ट कर रहे होते हैं, कुछ कंक्लूजन कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप चीज़ों के ऊपर किस तरीके से आपके आपका जो पेपर है वो किस तरह का आपको मिला है। आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके साथ। अच्छा जी, अब रिजल्ट्स क्या है, देखें होता क्या है कि जी वो एक क्लेम किया जाता है, चाहे वो क्लेम इंट्रोडक्शन के अंदर किया जाए या लिटरेचर रिव्यू के एंड में क्लेम किया जाए कि जी ये प्रॉब्लम्स है और ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, इसके बेस पर हम फला मेथड यूज करेंगे। तो क्या अब जो रिजल्ट आता है क्या वो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो अल्टीमेट इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे खराबी है। अच्छा, और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मैंने शायद पहले बताया था कि जो रिसर्च होती है इट हैज बीन प्रूव्ड, इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, फुल स्टॉप। इसमें अगर आपके रिजल्ट उस तरह से नहीं भी आते तो फिर भी वो रिजल्ट काउंट, वो फिर भी वो रिसर्च काउंट की जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि जो उन्होंने एक तो रिजल्ट, फिर कुछ आपने रिजल्ट को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। अच्छा जी, वो कैसे प्रेजेंट किया, नंबर एक कि जी आपने पैराग्राफ लिख दिए, 4-5 पैराग्राफ लिख दिए, और उस पैराग्राफ के अंदर डिजिट्स भी आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है उसके अंदर। लेकिन अगर उसी पैराग्राफ को आप टेबल फॉर्म में ले आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उसके अंदर आ जाएगी। अच्छा जी, लेस देन 1 मिनट रह गया है, इसका मतलब ये कि राब्ता हमारा किस वक्त भी टूट सकता है। माहम 77 लोग हैं, मुझे बड़ी हैरत हो रही है, 90 प्लस लोग आने चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा जी, लेस देन 1 मिनट, अच्छा आपके पास भी आ रहा होता है ये, तो ये जैसे ही राब्ता टूटेगा तो आप फौरी तौर पर दोबारा लॉगिन हो जाइएगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारी स्लाइड्स बाकी हैं और काफ़ी सारा इसका रिकॉर्ड होना बाकी है। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है इस बात पे कि लोग घर बैठकर भी क्लासेस नहीं ले रहे, ठीक है। 77 बहुत कम है, ये 90